हाय एवरीवन, वेलकम टू खुशी की दुनिया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पीटर की बुक 0 to 1। बिजनेस में हर चीज़ एक ही बार होती है। अगला बिल गेट्स और पेटिंग सिस्टम नहीं बनाएगा, अगला लेरी पेज और सर्च इंजन नहीं बनाएगा, और मार्क सर्कर सोशल नेटवर्क साइट नहीं बनाएंगे। अगर आप इन लोगों को कॉपी कर रहे तो आप इनसे कुछ नहीं सीख रहे। ये बुक पीटर थिल ने ब्लैक मास्टर के साथ लिखी थी। पीटर थिल ने इलोन मस्क के साथ पेपल बनाई थी, जो कि उन्होंने ईबे को $1.5 बिलियन यानी कि 10,000 करोड़ में रुपए में बेची थी। और पीटर थिल फेसबुक के सबसे पहले इन्वेस्टर में से एक हैं। द चैलेंज ऑफ फ्यूचर। अगर आप कोई नई चीज़ बनाते हैं तो आप 0 से 1 की तरफ जा रहे हैं। अगर आप पहले से ही बनी हुई चीज़ों को इम्प्रूव कर रहे हैं तो आप 1 से n की तरफ जा रहे हैं। जिन लोगों ने बैलगाड़ी से कार बनाई, या कार से एरोप्लेन बनाई, या टेलीफोन से मोबाइल बनाया, ये सब 0 से 1 गए। इसे हम टेक्नोलॉजी भी कहते हैं। लेकिन अगर आप एक टाइपराइटर लेते हैं और 1000 टाइपराइटर दुनिया में बेच देते हैं तो आप 1 से n की तरफ जा रहे हैं, यानी आपने टाइपराइटर की ग्लोबलाइजेशन की। चाइना एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है ग्लोबलाइजेशन के लिए, जिनका काम है डेवलप्ड वर्ल्ड की हर सक्सेसफुल चीज़ को कॉपी करना। पीटर थिल कहते हैं कि आप अपने लिए सक्सेसफुल बिजनेस 0 से 1 जा करके बना सकते हैं, यानी कि एक यूनिक आइडिया को लेकर के। बहुत बड़े बिजनेस के लिए ये करना मुश्किल है, क्योंकि एक सक्सेसफुल बिजनेस में कोई नई चीज़ करना उनके लिए रिस्की है। लेकिन अकेला इंसान भी 0 से 1 की तरह नहीं जा सकता। ये सिर्फ स्टार्टअप के लिए पॉसिबल है। पीटर कहते हैं कि स्टार्टअप एक ऐसे लोगों का ग्रुप है जिन्हें आप कन्विंस कर सकते हैं फ्यूचर बनाने के लिए। और एक स्टार्टअप की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है उसकी सबसे अलग सोच। तो दोस्तों, आगे इस ऑडियो में हम देखेंगे कि सक्सेसफुल स्टार्टअप किस फाउंडेशन के साथ में खोला जाता है। ऑल हैप्पी कंपनीज आर डिफरेंट। अगर आपको एक स्टार्टअप खोलना है तो आप में कन्वेंशनल थिंकिंग से ऑपोजिट सोचने की क्षमता होनी चाहिए। एक सवाल जो हमें हमेशा अपने आप से पूछना है वो है, ऐसी कौन सी वैल्यूएबल कंपनी है जो कोई भी नहीं खोल रहा। ये सवाल जितना मुश्किल लग रहा है, ये उससे कहीं ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि हो सकता है कि आप अपने कस्टमर के लिए बहुत ज़्यादा वैल्यू प्रोवाइड कर रहे होंगे, लेकिन आप खुद उस वैल्यू को कैप्चर ना कर पाए, क्योंकि वैल्यू क्रिएट करना और वैल्यू कैप्चर करना दो अलग अलग बातें हैं। उदाहरण के तौर पर यूएस के एयरलाइन बिजनेस अपने पैसेंजर्स को हर साल बिलियंस की वैल्यू प्रोवाइड करता है, लेकिन 2012 में जब एक एयरप्लेन की टिकट लगभग $178 की थी, उसमें से हर पैसेंजर पर एयरलाइन सिर्फ 37 सेंट्स कमाती थी। 2012 में एयरलाइंस ने $160 बिलियन का बिजनेस किया। अब अगर आप इसे ग्लोबल के साथ कंपेयर करें तो गूगल ने सिर्फ $50 मिलियन का इस्तेमाल किया था, लेकिन फिर भी 21% का प्रॉफिट कमाया, जो कि एयरलाइन बिजनेस के प्रॉफिट मार्जिन से 100 गुना था। अगर आप सारी एयरलाइन बिजनेस इंडस्ट्री को देखें तो गूगल ने उस साल उन सबको मिला करके उनसे 3 गुना ज़्यादा बिजनेस कमाया। ये इसीलिए हुआ क्योंकि सारी एयरलाइन बिजनेस एक दूसरे से कम्पीट करती है, लेकिन गूगल एक मोनोपोली है जो सबसे अलग रहता है। एक परफेक्ट कंपटीशन में हर कंपनी एक दूसरे की कॉपी करते हैं, सेम प्रोडक्ट्स बनाते हैं, और इसीलिए उन्हें अपने प्रोडक्ट उस कीमत पर बेचने पड़ते हैं जो मार्केट में बिके। और ऐसी मार्केट में प्रॉफिट हो रहा है तो नई फॉर्म्स आएंगे और प्रोडक्ट के प्राइजेस को और कम दामों में बेचना पड़ेगा। और अगर बहुत सारे फॉर्म्स इन कॉम्पिटिटिव मार्केट में आ जाती है तो कीमतें और भी कम हो जाती है। एक परफेक्ट कंपटीशन में कोई भी प्रॉफिट नहीं कमा सकता, लेकिन मोनोपोली बिजनेस में मोनोपोली मार्केट के कंप्लीट कंट्रोल रखती है, क्योंकि इनके पास कोई कंपटीशन नहीं होता है, इसीलिए ये मैक्सिमम प्रॉफिट कमाती है। मोनोपोली अपने आप को बचाने के लिए हमेशा झूठ बोलती है। अगर कोई कंपनी अपनी मोनोपोली को एक्सेप्ट करती है तो इसका मतलब है वो मार्केट का मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न कर रही है, और इसीलिए गवर्नमेंट एजेंसीज उन पर रेगुलेशंस लगा देती है। अगर हम गूगल की बात करें तो गूगल कभी भी अपने को मोनोपोली नहीं बोलता। अगर गूगल अपने को सिर्फ सर्च इंजन बोले तो उन्हें गवर्नमेंट उसे मोनोपोली समझेंगे, क्योंकि 2014 में सारी सर्चेस के मुकाबले गूगल में 68% सर्चेस हुई थी। गूगल के क्लोजेस्ट कंपटीटर्स माइक्रोसॉफ्ट की दिन में सिर्फ 19% और याहू में 10% सर्चेस हुई। इतना ही नहीं, अब गूगल ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी में एंटर किया जा चुका है एज ए वर्ब। लेकिन अगर गूगल अपने आप को एक एडवर्टाइजमेंट कंपनी बोले तो यूएस की सर्च एडवर्टाइजिंग मार्केटिंग एक्सपैन $1 बिलियन के माफिक और यूएस की पूरी एडवर्टाइजिंग
एडवर्टाइजिंग मार्केट है $150 बिलियन और पूरी दुनिया एक $495 बिलियन की एडवर्टाइजमेंट मार्केटिंग। और अब गूगल अपने को इतने कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में एक छोटा सा प्लेयर बोल सकता है, जहां पे उसका मार्केट शेयर अब सिर्फ 3.4% है। लेकिन एक नॉर्मल कंपनी भी झूठ बोलती है ताकि वो अपने आप को अलग बता सके। मान लीजिए आप एक रेस्टोरेंट का बिजनेस खोल रहे हैं, तो आप बोल सकते हैं कि ये तो कोई भी नहीं कर रहा, हम तो नॉर्थ इंडिया में साउथ इंडियन रेस्टोरेंट खोल रहे हैं। लेकिन ऐसे झूठ हम अपने आप से या अपने इन्वेस्टर से बोलते हैं, क्योंकि हमें कॉम्पिटिटिव मार्केट में है और एक मोनोपोली नहीं बन सकते। लेकिन सवाल ये है कि हमें अपने स्टार्टअप को एज अ मोनोपोली खोलना चाहिए या फिर एक कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में। अगर एक स्टार्टअप अपने मार्केट में मोनोपोली खरीद सकता है तो ये उसके लिए सबसे ज़्यादा फायदेमंद होगा। अगर हम गूगल की बात करें तो उसकी कंपटीशन में कोई चिंता नहीं है। वो अपने वर्कर्स की चिंता कर सकता है, अपने प्रोडक्ट्स को इम्प्रूव कर सकता है, इनोवेशन कर सकता है और पूरी दुनिया में इम्पैक्ट डाल सकता है। लेकिन ऐसा करना कॉम्पिटिटिव मार्केट में बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। द आइडियोलॉजी ऑफ कंपटीशन, एक मोनोपोली में नए प्रोडक्ट्स बनते हैं जो कि उसके ओनर को लगातार प्रॉफिट कमा करके देते हैं, जबकि कंपटीशन में प्रॉफिट बहुत ही कम होता है, जहां पर कंपनीज के ओनर को अपना बिजनेस सस्टेन करने के लिए भी स्ट्रगल करना पड़ता है। हम जितना एक दूसरे से कॉम्पीट करेंगे हमें उतना ही नुकसान होगा। लेकिन हैरानी की बात यह है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम भी इसी थ्योरी पर चलता है। मार्क्स एक स्टूडेंट को दूसरे स्टूडेंट के साथ कॉम्पीट करने के लिए मजबूर करता है। हम हर स्टूडेंट को सेम चीज़ पढ़ाते हैं। जो स्टूडेंट इस कन्वेंशनल सिस्टम में आगे बढ़ जाता है, हम उसे सोसाइटी में रिस्पेक्ट देते हैं। लेकिन यही स्टूडेंट फिर से अपने करियर में एक दूसरे के साथ कॉम्पीट करने लग जाता है और बहुत ही कम लोग अपनी लाइफ में कुछ मीनिंगफुल कर पाते हैं। पीटर बताते हैं कि उन्होंने अपने करियर की शुरुआत भी कुछ इसी तरीके से की थी। वो पढ़ने में बहुत तेज थे, इतने तेज कि 8th ग्रेड में उनकी एक दोस्त ने उनसे कहा था कि तू अगले 4 साल में स्टैनफोर्ड में एडमिशन ले लेगा, और ऐसा ही हुआ। उन्होंने स्टैनफोर्ड लॉ स्कूल में एडमिशन ले ली और वहाँ पे भी बाकी स्टूडेंट के साथ कम्पीट करने लगे और उनका अब फाइनल गोल सुप्रीम कोर्ट में जाना रह गया था। वो इस लास्ट कंपटीशन में रह गए थे। लेकिन पीटर बोलते हैं कि अगर मैं वो लास्ट बैटल जीत जाता तो आज मैं और लोगों के लिए उनके बिजनेस डील्स बना रहा होता। लेकिन जब उन्होंने अपनी कंपनी पेपल स्टार्ट की तो वो लोगों के साथ कम्पीट नहीं करना चाहते थे, बल्कि कुछ डिफरेंट करना चाहते थे, 0 से 1 जाना चाहते थे। उनका और उनकी टीम का सपना था कि वो पैसों को ईमेल्स के थ्रू ट्रांसफ़र करवाए। 1999 में पैसे एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करना एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी और वो सब इसको सॉल्व करना चाहते थे। और उन्होंने इसी मेंटेलिटी की वजह से $1.5 बिलियन की कंपनी भी बना दी। लास्ट मूवर एडवांटेज, जो कंपटीशन से बचता है वो ही मोनोपोली क्रिएट कर सकता है। अगर आप न्यूयॉर्क टाइम्स को ट्विटर के साथ में कंपेयर करोगे तो इन दोनों के पास में कई हजार एम्प्लॉइज़ हैं और ये दोनों का मेन मकसद है लोगों तक न्यूज़ पहुंचाना। लेकिन जब 2013 में ट्विटर पब्लिक हुआ तो इसकी कीमत $24 बिलियन लगाई गई थी, जो कि न्यूयॉर्क के टाइम्स से 12 टाइम ज़्यादा था। 2012 में न्यूयॉर्क टाइम्स ने $133 मिलियन कमाए थे, जबकि ट्विटर लॉस में था। ये एक बेवकूफ़ी लग सकती थी और हम पूछ सकते हैं कि ऐसा क्यों? तो इसका जवाब है कैश फ्लो। किसी भी कंपनी की आज की कीमत इस बात पर डिपेंड करती है कि वो कल कितने पैसे कमाएगी। आपने लोगों को ये कहते हुए जरूर सुना होगा कि फर्स्ट मूवर को बहुत एडवांटेज होती है। अगर आप सबसे पहले बिजनेस खोलोगे तो आप मार्केट का सबसे बड़ा शेयर ले सकते हो। लेकिन पीटर बोलते हैं कि लास्ट मूवर एडवांटेज और भी बड़ा होता है। आप बाकी सबके प्रोडक्ट को देख के एक ऐसा प्रोडक्ट बनाओ जो मोनोपोली क्रिएट करता हो और आपको कॉपी करना बहुत मुश्किल हो जाए, तब भी आप एक एंट्री बैरियर क्रिएट कर सकते हो और अपनी मोनोपोली का मज़ा उठा सकते हो। मगर अब सवाल ये आता है कि मोनोपोली बिजनेस में क्या क्या बातें खास होती है। मोनोपोली बिजनेस में ये 4 चीज़ें देखी जा सकती है, जिनमें से सबसे पहला है प्रोप्राइटरी टेक्नोलॉजी, यानी कि अगर आप ऐसा प्रोडक्ट बना लेते हैं जिसे कॉपी करना दूसरों के लिए बहुत मुश्किल हो जाए तो आप एक मोनोपोली क्रिएट कर सकते हैं। इसके लिए आपको कम से कम एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी को 10 गुना इम्प्रूव करना होगा। इससे कम इम्प्रूवमेंट एक छोटी सी इम्प्रूवमेंट में ही मानी जाएगी और इसीलिए कॉपी भी की जा सकती है। जब 1995 में अमेज़न लॉन्च हुआ था तब वो दुनिया का सबसे बड़ा बुक स्टोर माना जाता था, क्योंकि अगर आप उसे किसी और बुक स्टोर के साथ कंपेयर करोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा उसमें 1 लाख डिफरेंट बुक्स मिलेंगे। लेकिन अमेज़न सिर्फ सप्लायर से बुक्स की लिस्ट लेता था और बुक्स तभी खरीदता था जब कस्टमर से ऑर्डर मिलती थी। ये इतना इफेक्टिव था कि
की मार्च और नोवन ने अमेज़न के आईपीओ के 3 दिन पहले अमेज़न पर केस कर दिया और कहा कि अमेज़न अपने आप को एक बुक स्टोर कहता है, लेकिन वो एक बुक ब्रोकर है। सेकेंड आता है नेटवर्क इफेक्टिव। नेटवर्क इफेक्ट आपके प्रोडक्ट को कस्टमर के लिए बहुत यूज़फुल बना देता है। अगर आपका कोई भी फ्रेंड फेसबुक पर ना हो तो बहुत कम चांसेस है कि आप भी फेसबुक को यूज़ करेंगे, और क्योंकि आज आपका हर फ्रेंड फेसबुक यूज़ करता है तो आपको भी फेसबुक की ही यूज़ करना पड़ेगा। अगर आप कोई और सोशल साइट यूज़ करते हो तो आपके दोस्त आपको पागल समझेंगे। थर्ड आता है इकोनॉमी ऑफ स्केल। एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मोनोपोली बिजनेस क्रिएट किया जा सकता है अगर आप अपने बिजनेस को स्केल कर सकें। सर्विस बिजनेस को स्केल करना बहुत मुश्किल होता है। मान लीजिए कि आप योगा क्लासेस देते हो तो आप लिमिटेड कस्टमर को ही सर्व कर पाएंगे, चाहे आप ज़्यादा योगा इंस्ट्रक्टर को हायर कर सकें, अपने ज़्यादा इंस्टीट्यूट भी खोल दे। सॉफ्टवेयर स्टार्टअप को ये एडवांटेज है कि वो अपने बिजनेस को बहुत जल्दी स्केल कर सकता है, क्योंकि सॉफ्टवेयर की एक और कॉपी बनाने और उसे बेचने के लिए ऑलमोस्ट ज़ीरो कॉस्ट लगता है। फोर्थ आता है ब्रांडिंग। एक स्ट्रॉन्ग फेमस ब्रांड क्रिएट करना आपको मोनोपोली क्रिएट करने में मदद कर सकता है। एप्पल बहुत ही केयरफुली अपने हर प्रोडक्ट के लिए मटेरियल खरीदता है, चाहे वो आईफोन हो या आईपैड। इनके प्रोडक्ट्स कस्टमर को इतना अच्छा यूज़र एक्सपीरियंस देता है कि लोग मान के चलते हैं कि एप्पल ब्रांड का हर प्रोडक्ट अच्छा ही होगा। अब नेक्स्ट सवाल ये आता है कि क्या मोनोपोली बिजनेस को क्रिएट करने का कोई प्रोसेस है? तो ब्रांड, स्किल, टेक्नोलॉजी और नेटवर्क इफेक्ट्स के लिए अलावा जब भी आप स्टार्टअप खोलें तो मार्केट को एनालाइज करके खोलें और फिर वहां से अपना बिजनेस एक्सपेंड करना स्टार्ट कर दें। स्टेप 1, छोटे से शुरू करो और फिर मोनोपोली बना लो। आपको हमेशा बिजनेस छोटी मार्केट से स्टार्ट करना चाहिए। कारण सिंपल है, एक छोटी मार्केट को काबू करना और उसमें मोनोपोली क्रिएट करना आसान है, लेकिन बड़ी मार्केट में ये सब करना मुश्किल है, क्योंकि कोई भी बड़ा प्लेयर आपको अपने एग्जिस्टिंग मार्केट में ये नहीं करने देगा। जब पीटर थिल ने पेपल का स्टार्टअप स्टार्ट किया था तो वो हर मार्केट में ई वॉलेट का कॉन्सेप्ट नहीं लाना चाहता, बल्कि उन्होंने ईबे के एग्जिस्टिंग सेलर्स को अपना प्रोडक्ट ऑफर किया, क्योंकि ये लोग पैसे चेक से पे करते थे जिसकी प्रोसेसिंग के लिए बहुत टाइम लग जाता था, और क्योंकि ये मार्केट बड़े प्लेयर्स के लिए बहुत छोटी थी इसीलिए इस मार्केट में कोई ध्यान नहीं दे रहा था। और 3 महीने के अंदर में पेपल ने 25% लोगों को अपना कस्टमर बना लिया था। स्टेप 2, अपने बिजनेस को स्केल करना। जैसे ही आप छोटी मार्केट को डोमिनेट करते हो फिर आप धीरे धीरे दूसरी रिलेटेड मार्केट को डोमिनेट कर सकते हैं। अगर हम अमेज़न की बात करें तो जेफ बेजोस, अमेज़न के फाउंडर ने अमेज़न में सिर्फ बुक्स बेचना स्टार्ट किया था, जहां पर एक आम दुकानदार कम बिकने वाली किताबें नहीं खरीदता था। अमेज़न ही पूरा दुनिया में एक ऐसा सोर्स बन गया था जहां पर दुनिया की हर किताब मिल सकती थी, और ऐसा इसीलिए था क्योंकि अमेज़न अपनी किताबें नहीं बेचता था, बल्कि बाकी दुकानदारों की किताबों को अपनी साइट पर दिखाता था, और जब कस्टमर ऑर्डर देते थे तभी वो किताब बेचता था। जब अमेज़न ने बुक मार्केट में मोनोपोली बनाई तो उसके बाद उसने सॉफ्टवेयर, सीडी, डीवीडी बेचना भी स्टार्ट कर दिया, और ऐसे ही धीरे धीरे और कैटेगरीज को अपनी वेबसाइट में जोड़ता गया। इसीलिए आज वो दुनिया का सबसे बड़ा ऑनलाइन स्टोर है और जेफ बेजोस दुनिया के सबसे अमीर आदमी है। स्टेप 3, शुरू में कभी भी किसी भी बड़े बिजनेस को डिस्टर्ब ना करें। स्टार्टअप्स के पास इतनी फंडिंग नहीं होती है कि वो एक बड़े कंपनी को चैलेंज कर सके और उससे कम्पीट कर सके, और अगर आप ये गलती करते हैं तो बहुत ही जल्द आप बिजनेस से बाहर हो जाओगे। यू आर नॉट अ लॉटरी टिकट। ज़्यादातर सबके दिमाग में एक फेमस क्वेश्चन जरूर आता है कि क्या सक्सेस लक से मिलती है या स्किल से? तो मैल्कॉम ग्लैडवेल, जो कि एक सक्सेसफुल ऑथर हैं, अपनी बुक आउटलायर्स की में लिखते हैं कि सक्सेस लकी ब्रेक्स की वजह से मिलती है। वॉरेन बफे अपने आप को लकी स्पर्म क्लब का हिस्सा मानते थे। जेफ बेजोस, अमेज़न के फाउंडर, अपनी सक्सेस का क्रेडिट प्लैनेट की अलाइनमेंट, आधी लक, आधी सही टाइमिंग और बाकी मेहनत को मानते थे। बिल गेट्स बोलते हैं कि वो स्किल के साथ पैदा हुए थे जिनकी मदद से वो ये सब अचीव कर पाए। अब ये सारे लोग स्ट्रेटजिक हम्बल हो रहे हैं। अगर ये सच है तो जो लोग एक के बाद एक सक्सेसफुल बिजनेस बना लेते हैं उन्हें हम क्या कहेंगे, लक या स्किल? लेकिन क्या ये डिबेट लॉजिकली डिस्कस की जा सकती है? शायद नहीं। अगर हमें साइंटिफिकली चेक करना है कि फेसबुक लक की वजह से सक्सेस हुई या फिर स्किल की वजह से, तो 2004 में जब फेसबुक लॉन्च हुआ तब हमने फेसबुक की 1000 कॉपी बना
बना के 1000 दुनिया में चलानी पड़ती थी, मगर ये एक्सपेरिमेंट किया जा नहीं सकता था क्योंकि हमारे पास 1000 दुनिया नहीं है और स्टैटिस्टिक्स में एक सैंपल से एक्सपेरिमेंट नहीं होता है। लेकिन हम एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब्स की बात करें या ट्विटर के फाउंडर जैक डॉर्सी की बात करें या फिर टेस्ला और स्पेसएक्स के फाउंडर इलोन मस्क की बात करें, इन सभी ने एक के बाद एक सक्सेसफुल कंपनीज खोली। ये लक तो बिल्कुल भी नहीं है। इतना ही नहीं, अगर आप पूरी पेपल की टीम की बात करें तो वो पूरी टीम ही बहुत फोकस्ड लोगों की थी और सबने पेपल के बाद अपनी खुद की सक्सेसफुल कंपनीज खोली। पेपल की टीम में इलोन मस्क एंड स्पेसएक्स टेस्ला मोटर बनाई, रीड हॉफमैन ने लिंक्डइन बनाया, स्टीव चैन, चैड हर्ली एंड जावेद करीम ने यूट्यूब बनाई, जेरेमी स्टॉपलमैन और रुसेल साइमन ने येल्प बनाई, डेविड सैक्स ने यामर बनाई और पीटर थिल ने पैलेंटिल बनाई। आज इनमें से हर एक कंपनी की इंडिविजुअल वर्थ $1 बिलियन से ज़्यादा है। तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि एक बेस्ट टीम के साथ सारे मेंबर्स एक साथ लकी हो जाए। और अगर आप फिर भी लक पर विश्वास करते हैं तो ये ऑडियो को सुनने का कोई रीज़न नहीं है। फिर तो ये आपके लिए ऐसा है कि आप लोगों की लॉटरी जीतने की कहानियाँ सुन रहे हैं। बस एक बात याद रखिए कि अगर आप ये मानेंगे कि सक्सेस स्किल से मिलती है तो आप उसके लिए मेहनत करेंगे और अपना फ्यूचर सेव कर सकेंगे। लेकिन अगर आप फ्यूचर को एक लक के रूप में मानते हैं तो आप कभी भी हार्डवर्क नहीं करेंगे और हार मान के बैठ जाएंगे। अब आगे बात करते हैं सीक्रेट्स। अगर हम सोचते हैं कि दुनिया को हम समझते हैं और हमें सब पता है तो हम 0 से 1 तक नहीं जा सकते हैं। पीटर कहते हैं कि दुनिया में 3 तरीके के आइडियाज़ होते हैं। पहला कन्वेंशनल, जो सबको पता है और सब उन बातों को मानते हैं। अगर आप इन आइडियाज़ पर काम करोगे तो आपको एक मोनोपोली बिजनेस नहीं बना पाओगे। जैसे कि अगर आप 18वीं सेंचुरी में होते तो आप बोल सकते थे कि मुझे दुनिया की खोज करनी है, मुझे देखना है कि समुद्र के उस पार क्या है, और शायद आपको कोई नया देश भी मिल जाता। लेकिन अगर आज आप इस खोज पे निकलते हो तो आपको कुछ नया नहीं मिलेगा क्योंकि पूरा अर्थ प्लॉट हो चुका है। दूसरे आइडियाज़ हैं जिन्हें हम मिस्ट्रीज बोलते हैं और उन्हें सॉल्व करना बहुत ही मुश्किल है। जैसे कि साइंटिस्ट यूनिवर्स को समझाने के लिए स्ट्रिंग थ्योरी का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हम इस पर कोई एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते और इसे सॉल्व करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। ऐसे आइडियाज़ पर भी काम करना बेवकूफ़ी है। तीसरे आइडियाज़ आते हैं जो कन्वेंशनल आइडियाज़ और मिस्ट्रीज के बीच के आइडियाज़ हैं। इन्हें ऑथर सीक्रेट्स बोलते हैं। सीक्रेट्स वो आइडिया है जो कॉमन लोगों में इतनी जल्दी समझ नहीं आती है, लेकिन उन्हें समझना इम्पॉसिबल भी नहीं है। अगर हम एक 0 से 1 का बिजनेस बनाना चाहते हैं तो हमें सीक्रेट्स ढूंढने होंगे। लेकिन अब सवाल ये आता है कि लोग सीक्रेट्स को क्यों नहीं ढूंढते। पहला कारण है हमारी इंक्रीमेंटल मेंटेलिटी जो बचपन से ही प्रोग्राम हो चुकी है। अगर आप अपने स्कूल में कुछ नया करते हो, कुछ सिलेबस से बाहर करते हो, तो आपको उसका कोई बेनिफिट्स मिलेगा नहीं। लेकिन वही आप करते हो जो आप सिलेबस में, तो आपको क्रेडिट मिलता है, आपकी तारीफ होती है। इन कारणों की वजह से लोग आगे भी अपनी लाइफ में कुछ नया नहीं कर पाते हैं। दूसरा आता है रिस्क एवर्जन। लोग गलत होने से डरते हैं क्योंकि सीक्रेट्स अभी आम जनता ने अपनाए नहीं हैं, इसीलिए उन पे काम करने से लोग डरते हैं। अगर आप रिस्क लेने से डरते हैं तो आप कभी भी सीक्रेट्स नहीं ढूंढ पाएंगे। तीसरा आता है तेज दिमाग वाले लोग जो कॉलेज ज्वाइन करते हैं, तो उन्हें बोला जाता है कि आप इस प्रेस्टिजियस कॉलेज में आ चुके हैं, अब आपकी लाइफ सेट है। और इस वजह से जो लोग सीक्रेट्स को ढूंढ सकते थे वो सीक्रेट्स को कभी ढूंढने की कोशिश ही नहीं करते हैं। चौथा आता है फ्लैटनेस से। हम लोग अपने से पूछते हैं कि अगर सीक्रेट्स होते तो बाकी लोग जो हमसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है, मेहनती है, वो ही इन सीक्रेट्स को क्यों नहीं ढूंढ लेते और उन पर काम करने लग जाते हैं। इस डाउट की वजह से लोग सीक्रेट्स की ढूंढने की कोशिश ही नहीं करते हैं। सीक्रेट्स को कैसे ढूंढें? अगर आप एक यूनिक कंपनी खोलना चाहते हैं तो हमेशा अपने आप से 2 सवाल कीजिए। पहला, नेचर आपको क्या सीक्रेट्स नहीं बता रही। दूसरा, लोग आपको क्या सीक्रेट्स नहीं बता रहे। पीटर बताते हैं कि फिजिक्स के पीएचडी के साथ काम करना बहुत मुश्किल है क्योंकि ये लोग नेचर के सारे बेसिक प्रिंसिपल्स जानते हैं, इसीलिए ये सोचते हैं कि इन्हें सब कुछ पता है। लेकिन क्या जिसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी पता है, क्या वो एक अच्छा मैनेज काउंसलर भी होगा? वैसे ही जिसे ग्रेविटी के बारे में नॉलेज है, क्या वो अच्छा बिजनेसमैन भी होगा? पेपल के लिए पीटर ने एक बार फिजिक्स का इंटरव्यू लिया। इंटरव्यू के बीच में उसने पीटर से कहा, रुको, मुझे पता है तुम मुझसे क्या पूछने वाले हो। और उसे एक्चुअल में वो चीज़ नहीं पता थी और पीटर ने उसे उसी वक्त रिजेक्ट कर दिया।
आप सिगरेट्स वहाँ पे ढूंढो जहाँ पे वहाँ कोई नहीं ढूंढ रहा है। ज़्यादातर लोग सिगरेट्स को वहीं ढूंढते हैं जो उन्हें स्कूल कॉलेजेस में पढ़ाया जाता है। लेकिन आप अपने से पूछो, ऐसे कौन से फील्ड है जो मैटर करती है लेकिन कॉलेज या स्कूल में नहीं पढ़ाई जाती। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम फिजिक्स में सिगरेट्स ढूंढेंगे तो फिजिक्स हर कॉलेज में पढ़ाई जाती है। इस फील्ड में आपको सिगरेट ढूंढने में मुश्किल होगी। लेकिन अगर आप फिजिक्स के ऑपोजिट सब्जेक्ट एस्ट्रोलॉजी को देखोगे तो ये सब्जेक्ट लोगों को उतनी वैल्यू नहीं प्रोवाइड करा सकता। लेकिन अगर आप न्यूट्रिशन को देखते हो, न्यूट्रिशन सभी के लिए मैटर करता है और टॉप साइंटिस्ट फिजिक्स जैसे सब्जेक्ट चूज कर रहे हैं, ना कि न्यूट्रिशन। हमें आज भी न्यूट्रिशन में वही पता है जो 30-40 साल पहले पता था। ऐसे सब्जेक्ट में आपको सिगरेट्स मिलने की संभावना ज़्यादा हो जाती है। जब आपको सिगरेट्स मिल जाए तो क्या करें? पीटर कहते हैं कि जब आपको कोई नया सीक्रेट मिल जाता है तो आपके पास दो ऑप्शन होते हैं। या तो आप उसको किसी को बता सकते हो या फिर अपने पास रख सकते हो। ये ज़्यादातर अच्छा आइडिया नहीं है कि आप ये सीक्रेट को किसी को बताओ। आपको ये सीक्रेट सिर्फ अपने स्टार्टअप के मेंबर्स को ही बताना चाहिए, क्योंकि स्टार्टअप पूरी दुनिया को चेंज करने के लिए एक कॉन्स्पिरेसी है और हर एक बेस्ट बिजनेस एक सीक्रेट के ऊपर ही बना हुआ रहता है। तो फाउंडेशन। पीटर एक बात हमेशा कहते थे कि जिससे उनके लोगों ने 3 लॉ कहना स्टार्ट कर दिया था। एक ऐसा स्टार्टअप जिसकी फाउंडेशन शुरू से ही खराब हो जाए, उसे ठीक करना बहुत कठिन है। शुरू की गलतियों को सुधारना बहुत मुश्किल है। जैसे कि अगर आप एक गलत पार्टनर के साथ बिजनेस स्टार्ट कर देते हैं तो उसे सुधारना बहुत ही मुश्किल होता है। स्टार्टअप का फाउंडर होने के नाते आपका फर्ज बनता है कि आप स्टार्टिंग में ही हर चीज़ को परफेक्ट रखने की बहुत कोशिश करें, पूरी कोशिश करें, क्योंकि ये खराब फाउंडेशन से बेस्ट कंपनी नहीं बनती। एक को फाउंडर को यूज़ करना एक शादी की तरह है और आपके बिजनेस पार्टनर के साथ कोई भी मतभेद एक डाइवोर्स की तरह है। पीटर बताते हैं कि लूक, जो पेपैल में पीटर के को फाउंडर थे, एक स्मार्ट बिजनेसमैन थे। लेकिन पेपैल बनने से पहले लूक ने किसी और के साथ में एक स्टार्टअप खोल दिया था जिसमें पीटर ने इन्वेस्ट भी किया था। ल्यूक और ल्यूक के को फाउंडर ने हमेशा मिसअंडरस्टैंडिंग रहती थी, जिसकी वजह से ल्यूक की कंपनी बंद हो गई और पीटर को अपनी पहली इन्वेस्टमेंट में लॉस हो गया। इसीलिए पीटर कहते हैं कि जब भी मैं किसी कंपनी में इन्वेस्ट करता हूं तो मैं ये ज़रूर देखता हूं कि कंपनी का फाउंडरशिप में कितनी बॉन्डिंग है। पीटर कहते हैं कि जब आप जिसको भी अपनी कंपनी में इन्वॉल्व करोगे तो कोशिश करना कि वो फुल टाइम आपके साथ काम करना रहे हो सकता है कि कभी आपको ये रूल तोड़ना भी पड़े और अकाउंटेंट्स को पार्ट टाइम हायर करना पड़े। बट एज ए जनरल रूल, जिस इंसान को आपकी कंपनी से रेगुलर सैलरी नहीं मिल रही है वो आपके साथ हमें कैसे लाइव रहेगा। ऐसे लोग आपको कंपनी का फ्यूचर बनाने में मदद नहीं करेंगे। इवन कि आपके कलीग्स, आपके एम्प्लॉय, आपके को फाउंडर्स सब एक ही जगह पर होने चाहिए हर रोज। अगर आप चाहते हैं कि आपके लोग पूरे तरीके से आपके साथ कमिटेड हो तो आपको उन्हें पूरे तरीके से कॉम्पनसेट करना पड़ेगा। पीटर बताते हैं कि जब भी कोई बिजनेसमैन उनको अपनी कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए बोलते हैं तो पीटर उनसे एक हमेशा सवाल पूछते हैं कि वो खुद को कितनी सैलरी देंगे। जो इस कंपनी का सीईओ है वो अपने को कम सैलरी देता है तो उस कंपनी के फ्यूचर में सक्सेस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। लो पेइंग सीईओ अपनी कंपनी के लिए एक स्टैंडर्ड भी रखता है, ये जता के कि वो अपनी कंपनी के लिए कितना कमिटेड है। एरोन लीव, जो कि बॉक्स कंपनी के सीईओ है, अपने को सब एम्प्लॉय से कम सैलरी देते हैं। बॉक्स कंपनी को 4 साल शुरू करने के बावजूद वो एक कंपनी में रहते थे जिनमें बेड के अलावा कुछ नहीं था। स्टार्टअप को शुरू करने के लिए अपने एम्प्लॉयज़ को हाई सैलरी देनी नहीं है, क्योंकि वो उन्हें कुछ बेटर दे सकते हैं और वो है अपनी कंपनी में ओनरशिप। लेकिन जब भी आप किसी को अपनी कंपनी में इक्विटी देंगे तो उसे बहुत समझदारी के साथ में डिस्ट्रीब्यूट करें, क्योंकि हर आदमी के पास में यूनिक टैलेंट है और उसे उसी के हिसाब से इक्विटी मिलनी चाहिए। एज ए रूल, जो लोग स्टार्टिंग में स्टार्टअप ज्वाइन करते हैं उन्हें ज़्यादा इक्विटी मिलती है क्योंकि वो ज़्यादा रिस्क लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2005 में एक आर्टिस्ट जिसने फेसबुक के ऑफिस को पेंट किया था, आज उसकी नेटवर्थ $200 मिलियन है, जबकि ये टैलेंटेड इंजीनियर जिसने 2010 में फेसबुक ज्वाइन किया था उसकी नेटवर्थ $2 मिलियन है। पीटर ये भी बताते हैं कि इसके पास कितनी इक्विटी है। ये कंपनी के फाउंडर्स को सीक्रेट रखना चाहते थे। अगर आप अपने एम्प्लॉयज़ को अपना सीक्रेट बता देते तो ये खुद की कंपनी में न्यूक्लियर बॉम्ब फेंकने जैसा है। अगर आप नया प्रोडक्ट बना देते हैं तो क्या उसे कोई खरीदेगा? ज़्यादातर लोग सेल्स को अंडर एस्टिमेट करते हैं।
टेक्निकल लोग एडवर्टाइजिंग को यूज़लेस समझते हैं, लेकिन एडवर्टाइजिंग इम्पोर्टेंट है क्योंकि वो काम करती है। कई लोग ये सोचते हैं कि एडवर्टाइजिंग से उनके डिसीजन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन एडवर्टाइजमेंट आपको उसी वक्त प्रोडक्ट खरीदने में मजबूर नहीं करती है, लेकिन वो आपके दिमाग में एक इम्प्रेशन क्रिएट कर देता है जिसकी वजह से हम बाद में वो प्रोडक्ट खरीद सकते हैं। जो भी इस फाउंड को सिंपल फैक्ट को नहीं समझ पाए वो एंड में बहुत पछताते हैं। तो जब भी कोई सेल्स पर्सन को देखते हैं तो वो सोचते हैं कि ये कोई रियल जॉब नहीं कर रहा, क्योंकि सेल्स पर्सन घंटों तक फ़ोन में बातें करता है, कस्टमर्स के साथ में हंसता है, उनके साथ में हॉलीडेज़ पर जाता है, लंच करता है, और ये तो कोई सीरियस काम नहीं है। लेकिन यही एक सेल्स के मैन का आर्ट है कि वो अपनी इस आर्ट से सेल्स को आसान बना दे। जो भी इंजीनियर्स ये सोचता है कि वो इतना अच्छा प्रोडक्ट बनाएगा कि वो अपने पाप ही बिक जाएगा, तो वो खुद को बेवकूफ़ बना रहा होगा। हमें अपना प्रोडक्ट बनाते ही सेल्स की स्ट्रैटेजी को साथ में डिजाइन करना होगा। सेल्स को प्राइस के अकॉर्डिंग 5 के कैटेगरी में बांटा जा सकता है। पहला, कॉम्प्लेक्स सेल। अगर आपको ऐसी सर्विस आपकी कंपनी डिलीवर करती है कि इसकी डिलीवरी $10 मिलियन के आसपास है, तो आपको अपने कस्टमर को खुद ही डील करना पड़ेगा, महीनों उनके साथ में अपने रिलेशनशिप को बनाने पड़ेंगे। ऐसी कंपनीज को 2-3 साल में सिर्फ एक ही सेल चाहिए होती है, जैसे कि इलोन मस्क ने रॉकेट्स बनाने के कुछ ही साल बाद नासा के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया था। सेकंड, पर्सनल स्टेज। अगर आपका प्रोडक्ट का प्राइस $10,000 है से $1,00,000 के आसपास में है, तो आप सेल्स टीम्स रख सकते हो। आपको इस प्राइस टाइम में ये चैलेंज रहेगी कि आप अपनी शुरुआती सेल्स कैसे करोगे। 2008 में बॉक्स कंपनी ने डेटा को सिक्योर तरीके से क्लाउड में सेव करने के लिए एक सॉफ्टवेयर तैयार किया, लेकिन उस वक्त उस टेक्नोलॉजी में बहुत ही कम लोग इंटरेस्टेड थे। इस कंपनी ने सबसे पहले उन चुनिंदा लोगों को अपना कस्टमर बनाया जो फाइल शेडिंग के लिए प्रॉब्लम से दुखी हो रहे थे, और प्रोडक्ट थोड़ा फेमस हो जाने पर 2009 ने स्टैम्फोर्ड सीने क्लिनिक को अपना कस्टमर बनाया, जहां पर रिसर्चर को अपना रिसर्च डेटा सेव करने में दिक्कत आ रही थी। अगर बॉक्स शुरू से ही बड़े लोगों को अपना कस्टमर बनाने के लिए एफर्ट्स करता, तो आज ये स्टार्टअप फेलियर बन चुका रहता, लेकिन अपनी स्किल्स की स्ट्रेटजी की वजह से वो आज एक $multi-million कंपनीज बन चुका है। नेक्स्ट आता है रेड जोन। अगर आपके प्रोडक्ट की प्राइस पता चले तो $1,000 के आसपास है, तो आप रेड जोन कैटेगरी में आते हैं, जहाँ पे सेल्स करवाना काफ़ी मुश्किल है। मान लीजिए कि आप एक सॉफ्टवेयर तैयार करते हैं जो कि बहुत छोटे स्टोर और उम्दा स्टोर के ऑर्डर्स प्रोडक्ट को मैनेज करने में मदद करते हैं, लेकिन आपके पास में ऐसे कस्टमर को तक पहुंचाना एक बड़ा चैलेंज है, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट एक इनएफिशिएंट तरीका है किसी कस्टमर को कन्विंस करने का कि वो आपको ये सॉफ्टवेयर को $1,000 दे। इसके लिए आपको हर कस्टमर को पर्सनल अटेंशन देनी पड़ेगी, लेकिन इतनी बड़ी सेल्स टीम रखना भी चैलेंजेस है, इसीलिए आपको प्राइस चेंज वाले प्रोडक्ट को अवॉइड करना चाहिए। अब नेक्स्ट आता है मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजमेंट। और आपके प्रोडक्ट का प्राइस $100 के आसपास में है, तो ऐसी सेल्स टीम जो पर्सनली कस्टमर के पास जाए और इनएफिशिएंट साबित हो। गैम्बल डिटर्जेंट बेचने के लिए डोर टू डोर ट्रैवल नहीं करते थे। इन प्रोडक्ट के लिए वो टीवी कमर्शियल, न्यूज़पेपर एडवर्टीजमेंट और अपने प्रोडक्ट के बॉक्स की डिज़ाइन बहुत अच्छे ढंग से करते थे। फिफ्थ आता है वायरल मार्केटिंग। अगर आपके प्रोडक्ट्स का प्राइस अगर $1 के आसपास हो, वायरल मार्केटिंग में आपका एग्जिस्टिंग कस्टमर अपने दोस्तों को भी अपने प्रोडक्ट यूज़ करने के लिए कन्विंस करता है। फाइनली यूट्यूब वीडियो, जिससे बहुत जल्दी शेयर किया जाता है, वायरल मार्केटिंग का एग्जाम्पल है ये। 7 सवाल पीटर कहते हैं कि आप अपने स्टार्टअप के सक्सेस के चांसेस को इम्प्रूव कर सकते हो इन 7 सवालों को जवाब दे करके। फर्स्ट, द इंजीनियरिंग क्वेश्चन। क्या आप मार्केट में ऐसा प्रोडक्ट ला सकते हैं जो एक एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट से 10 गुना अच्छा है? दूसरा, द टाइमिंग क्वेश्चन। क्या ये सही है कि इस तरह का काम या बिजनेस बनाने के लिए? थर्ड, मोनोपोली क्वेश्चन। तो क्या आप छोटी मार्केट की बड़े शेयर से स्टार्ट कर रहे हैं? फोर्थ, पीपल क्वेश्चन। क्या आपके पास सही टीम है? पांचवा, द डिस्ट्रीब्यूशन क्वेश्चन। क्या आपके पास अपने प्रोडक्ट को बनाने के साथ साथ उसे बेचने का तरीका भी मालूम है? छठा, द ड्यूरेबिलिटी क्वेश्चंस। क्या आपने ये बिजनेस 2010 से 20 साल बाद भी कर रहे होंगे? 7, द सीक्रेट क्वेश्चन। क्या आप ऐसे अपॉर्चुनिटी को ढूंढ सकते हैं जो बाकी मिस कर रहे हैं?
जब तक आपके पास में इन सवालों के में से कम 6 या 7 सालों में 7 सवाल के जवाब हाँ नहीं है, तब तक आपके बिजनेस में काफ़ी दिक्कतें आएंगी। और पीटर बताते हैं कि टेस्ला मोटर्स ऐसी एक कंपनी है जो इन 7 के 7 सवालों पर खड़ी उतरी थी। पहला सवाल, क्या आप मार्केट में ऐसा प्रोडक्ट ला सकते हैं जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट से 10 गुना अच्छा है? जवाब, टेस्ला की टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी है कि बाकी कार की कंपनीज उन पर डिपेंड करती है, जैसे कि मर्सिडीज बेंज टेस्ला के पावर को यूज़ करके टोयोटा टेस्ला मोटर का इस्तेमाल करती है और डेमलर टेस्ला के बैटरी पैक्स को यूज़ करती है। दूसरा सवाल, क्या ये सही टाइम है इस तरह का बिजनेस बनाने के लिए? जवाब, 2009 में यूएसए में सब सोच रहे थे कि इलेक्ट्रिक कार जैसी थीम टेक्नोलॉजी के लिए गवर्नमेंट हमेशा सब्सिडी देती रहेगी, लेकिन टेस्ला ने इसे वन टाइम अपॉर्चुनिटी के रूप में देखा और गवर्नमेंट से $465 मिलियन मांग लिया। इसके 1.5 साल के बाद में 2010 में वो ओबामा से इस सब्सिडी को पॉलिटिसाइज किया और तब से ये बंद हो गई। ज़रा इमेजिन कीजिए, $500 बिलियन सब्सिडी में ले लिए। तीसरा सवाल, क्या आप छोटी मार्केट के बड़े शहर से स्टार्ट कर रहे हो? जवाब, टेस्ला ने सबसे पहले कॉस्टली इलेक्ट्रिकल कार बनाई और ये कार बड़े बड़े एक्टर्स को दी चुके हैं। शुरू में टेस्ला ने सिर्फ 3000 कार ही बेचे, लेकिन इससे रिसर्च के पैसे मिल गए। लेकिन टेस्ला मिडिल क्लास लोगों के लिए मार्केट में सिद्धांत बन गए और 2013 में 20,000 गाड़ियाँ बेची। आज टेस्ला इलेक्ट्रिकल कार में सबसे आगे है। चौथा सवाल, क्या आपके पास सही टीम है? जवाब, टेस्ला के CEO इलोन मस्क एक बहुत ही अच्छे इंजीनियर है और सेल्समैन है और उनकी टीम भी उन्हीं की तरह परफेक्ट है। लोन कहते हैं कि टेस्ला की टीम स्पेशल फोर्सेस की तरह है। अगर आप टेस्ला में आते हैं तो आप बाकियों से 4 कदम आगे हैं। पांचवा सवाल, क्या आपके पास अपने प्रोडक्ट को बनाने के साथ साथ उसे बेचने का तरीका भी मालूम है? जवाब, अगर टेस्ला अपनी सेल्स को बहुत सीरियसली लेता है, जहाँ पे ह्यूंडा है और फोर्ड जैसी कंपनी है, तो कार तो खुद बनाती है लेकिन सेल्स के लिए डिपेंडेंट रहना पड़ता है। वहीं पर टेस्ला अपने 10 से 12 साल इसलिए उन्होंने अपने जो कस्टमर के साथ में रिलेशन बढ़ाया उसे डोमिनेट करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। छठा सवाल, क्या आप अपने बिजनेस अपने 10-20 सालों के बाद भी कर रहे होंगे? जवाब है, जिस ग्रेड से टेस्ला अपने इलेक्ट्रिकल कार में इम्प्रूव कर रहा था उसे बीट करना बहुत ही मुश्किल था। इलेक्ट्रिकल कार में कस्टमर टेस्ला को ही प्रेफर करते थे। ऐसी कंपनीज बहुत लंबे समय तक मार्केट में मोनोपोली बना करके रख सकती थी। सातवां सवाल, क्या आप ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ भूल चुके हो जो बाकियों को नहीं मालूम? टेस्ला जानता है कि बड़े लोग इलेक्ट्रिकल कार्स में सफ़र करना एक स्टैटिक सिंबल मानते हैं। इससे लोग ये भी समझते हैं कि इलेक्ट्रिकल कार के ओनर्स एनवायरनमेंट को क्लीन रखना चाहते हैं। इसी सीक्रेट्स को लेकर के टेस्ला ने महंगी और स्टाइलिश कार बनाई और इसके शुरुआती कस्टमर में टाइटैनिक की हीरो लियोनार्डो भी शामिल थे। तो दोस्तों, यहाँ पे जो समरी दी गई है, अगर आपको कोई भी सजेशन देना होगा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक यू।